बैक टू माय क्लास। मेरा नाम है ज्योति और आप देख रहे हैं जीजी केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं रेट ऑफ रिएक्शन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को केमिकल काइनेटिक्स में कैसे कैलकुलेट किया जाता है। मैं आपको वहां पर कंसेप्ट और कुछ फॉर्मूलाज बताऊंगी, जिसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या उसको नोट भी कर सकते हैं, ताकि आप बाद में उसको रेफर कर सकें। तो दोस्तों, अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको मेरी वीडियोस का लेटेस्ट नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप इसको ज़रूर लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। ओके, सो लेट्स बिगिन। रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन एक सिंपल हाइपोथेटिकल इक्वेशन को लेके। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने लिखा है ए टू पी। तो व्हाट इज ए? यहाँ पर ए है हमारा रिएक्टेंट और पी है यहाँ पर प्रोडक्ट। यहाँ ए है हमारा रिएक्टेंट, जिसकी रिएक्शन के बाद पी प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है, और हमको इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है, क्योंकि ये जो रिएक्टेंट है वो टाइम के साथ उसका कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाएगा। तो हम उसको यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन को माइनस में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से इसका टर्म दिया जा सकता है माइनस डी सी ए डिवाइडेड बाय डी टी। डी इज फॉर डिफरेंशियल। तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, वो जो कि एक रिएक्टेंट की है, जो टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन रिएक्शन के साथ साथ इंक्रीज होती जाएगी, तो हम उसको इस तरीके से पॉजिटिव में लिखेंगे, डी सी पी इक्वल डिवाइडेड बाय डी टी। तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम ये सारे टर्म्स हमारे इक्वल होते हैं, माइनस डी सी ए डिवाइडेड बाई डी टी इक्वल टू डी सी पी डिवाइडेड बाई डी टी, और इक्वल टू हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जो कि रेट कांस्टेंट है, सी ए जो कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स होती है यहाँ पर, क्योंकि हमारा एक ही रिएक्टेंट है तो इट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ये जो इक्वेशन है ये खाली सिंपल हाइपोथेटिकल इक्वेशन और सिंगल स्टेप रिएक्शंस के लिए ही एप्लीकेबल है। अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं जाकि वहाँ जहाँ आपको उनकी मोल्स भी दिए हुए हैं, ए बी बी, और प्रोडक्ट बनते हैं एल एल एंड एम एम, तो उसका किस तरीके से हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे आप देख सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन को हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हमारी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन घट रही है रिएक्शन के साथ, टाइम के साथ, तो हम उसको माइनस में लिखेंगे। उसके मोल्स को हम 1/a डिवाइडेड कर दिया, यहाँ 1/b, और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है तो वो पॉजिटिव में रहेगा। तो इस तरीके से आप उसका फॉर्मूला लिख सकते हैं। और रेट कांस्टेंट के टर्म में आप लिख सकते हैं के एंड और मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ पर आप दे सकते हैं मोलर कॉन्सेंट्रेशन सी ए सी बी और रेज टू द पावर उसके मोल्स ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ हमने ए बी लिखा है, जो कि इसको स्टोइकियोमेट्री को ही हमने पावर लगा दिया। ये खाली सिंपल हाइपोथेटिकल इक्वेशन के लिए ही एप्लीकेबल है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है। जहाँ मल्टीपल स्टेप मैकेनिज्म होते हैं वहाँ हम ए और बी की जगह, हमें पता नहीं है वहाँ क्या लगाएंगे, तो हम उसकी जगह एक्स एंड वाई लिखते हैं। बट क्योंकि हम अभी सिंपल हाइपोथेटिकल पे फोकस कर रहे हैं यहाँ पर, तो आप उसके लिए इस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन लिख सकते हैं। तो कोई भी फॉर्मूला हम लगा सकते हैं जो हमारे प्रॉब्लम्स में पूछा गया है। तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है जो मैंने बताया रेट ऑफ रिएक्शन के। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको नोट भी कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को यूज करके आप रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि मोलर कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर में होती है, टाइम की यूनिट सेकंड है, तो आप इसको अगर यहाँ लगाते हैं तो मोल पर लीटर पर सेकंड यूनिट हो जाती है रेट ऑफ रिएक्शन की। ये आपको याद रखना है, मोल पर लीटर पर सेकंड। अब हम देखते हैं रेट कांस्टेंट, जिसको कि वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिंपल हाइपोथेटिकल इक्वेशन हमको पता ही है। अगर हम उसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो हम लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू के, कॉन्सेंट्रेशन जो भी तीनों रिएक्टेंट दिए हुए हैं उनकी रेज टू द पावर उसके स्टोइकियोमेट्री जो दी हुई है ए बी सी। तो अगर हम इमेजिन करते हैं इस फॉर्मूले को यूज करके आप के को कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर हम इमेजिन करते हैं सी ए सी बी और सी सी की कॉन्सेंट्रेशन अगर यूनिटी है, 1 है, तो उस केस में रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू होगा रेट कांस्टेंट के, या आप बोल सकते हैं रेट कांस्टेंट इक्वल टू होगा रेट ऑफ रिएक्शन के।
तो उस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और यूनिट भी आप इस फॉर्मूले में लगा के रेट कांस्टेंट की निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारा रेट लॉ जो है, रेट ऑफ रिएक्शन है, उसकी यूनिट हमें पता है मोल पर लीटर पर सेकंड है, और सारी जो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ दी हुई है उनकी मोल पर लीटर है। अगर आप के की यूनिट निकालना चाहते हैं तो मोल पर लीटर आप उसको डिवाइडेड बाय मोल पर लीटर, अगर हम a प्लस बी प्लस सी को होल n लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो आप मोल पर लीटर होल n लिखते हैं। तो मोल पर लीटर डिवाइडेड बाय मोल पर लीटर होल n, अगर आप ऊपर लेके जाते हैं तो माइनस n हो जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यूनिट मोल पर लीटर 1 माइनस n पर सेकेंड, ये यूनिट निकल के आती है यूनिट ऑफ के जो है रेट कांस्टेंट है। तो आपको ये याद रखना है रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या है, मोल पर लीटर 1 माइनस n पर सेकेंड। n क्या है, n जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो हम इस यूनिट को याद करके हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी निकाल सकते हैं, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दे रखा है तो हम उसको यूज करके यूनिट भी निकाल सकते हैं के की। बहुत इंपॉर्टेंट है इस कंसेप्ट को समझना। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर आपसे पूछा जाए तो उसको हम n रिप्रेजेंट करेंगे, जितने भी रिएक्टेंट दे रखे हैं उनकी जो स्टोइकियोमेट्री है उसको अगर आप ऐड कर देते हैं तो हमको ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिल जाता है। n इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अब हम कैसे यूज कर सकते हैं, अगर हमें फाइंड आउट करना है कि रेट कांस्टेंट जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए क्या होगा, तो जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए इसका मतलब है जो कॉन्सेंट्रेशन है ए प्लस बी प्लस सी, और हमारे वहां पर इस कोई भी कॉन्सेंट्रेशन नहीं गिवन है, मींस अगर हमारा ये जो रेट लॉ है वो किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पर, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, तो हम लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू के नॉट। के नॉट का मतलब है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारी जीरो हो जाएगी यहाँ पर। इसी तरीके से अगर आप देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी आप देख सकते हैं आर इज इक्वल टू के वन सी ए। के वन सी ए मीन्स यहाँ पर हमारा खाली एक ही रिएक्टेंट दिया हुआ है, तो उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हुआ, 1, और K1 क्योंकि हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप देख सकते हैं R इक्वल टू K2Ca², और इसको अगर हमारे 2 रिएक्टेंट दिए हुए हैं, अगर 2 रिएक्टेंट सेम ही है तो Ca², अगर 2 रिएक्टेंट हमारे डिफरेंट है तो हम उसको Ca और Cb भी लिख सकते हैं, और इस केस में हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रहेगा 2। सिमिलरली थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप देख सकते हैं K2C3A, C3A मीन्स, और Ca3 मतलब आपका A जो है उसकी स्टोइकियोमेट्री 3 दे रखी है, 3 अमाउंट दे रखे हैं, और ये भी हो सकता है आपका स्टोइकियोमेट्री A का 2 हो और 1 मोल आपका Cv का मिला हुआ हो, ये भी ऑर्डर ऑफ 3 होता है। 1 प्लस 3 हियर खाली 3 दे रखा है तो 3, यहाँ 2 प्लस 1 3। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं CaCb2, तो 1 प्लस 2 3, और आपके तीनों रिएक्टेंट भी डिफरेंट हो सकते हैं A, B और C। उस केस में आप अगर ऐड करते हैं 1 प्लस 1 प्लस 1 वो भी 3 निकलता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर दिया है तो उसकी यूनिट के में कैसे कैलकुलेट करते हैं के की यूनिट, और अगर के की यूनिट दे रखी है तो उससे हम कैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को निकाल सकते हैं। तो पहले हमें पता ही है कि ऑर्डर ऑफ दिस के की यूनिट दे रखी है मोल पर लीटर 1 माइनस एस पर सेकेंड। तो अगर हम बात करते हैं कि अगर हमें जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है तो हम कैसे फाइंड आउट करें कि उसमें यूनिट के की क्या होगी। तो जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हमें पता है n जीरो है, तो आपका इस फॉर्मूले में रख के सीधे यूनिट में आपकी यूनिट निकल आती है मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो हम देख सकते हैं मोल पर लीटर पर सेकेंड यूनिट आती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। और अगर आपको मोल पर लीटर पर सेकेंड दिया हुआ है के की वैल्यू, आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, तो आप इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके भी n की वैल्यू को निकाल सकते हैं, और आपको मिल जाएगा कि इस फॉर्मूले में ये रखने के बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो आता है। अगर इसी तरीके से आप फाइंड आउट करते हैं कि के की यूनिट दी गई है आपको पर सेकेंड, तो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो आप अगर यहाँ इस फॉर्मूले में इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू मिल जाएगी। पर सेकेंड कैलकुलेट कैंसिल होके आपको मिल जाएगा कि n की वैल्यू आपकी निकल के आती है 1। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और अगर आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे रखा है तो आप यहाँ पर n की वैल्यू रख सकते हैं
1 माइनस 1 ये कैंसिल होता है, हमारा बचता है पर सेकेंड, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं यूनिट ऑफ के। तो आप दोनों को यूज़ कर सकते हैं। अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दे रखा है तो आप के की वैल्यू, के की यूनिट निकाल सकते हैं, और अगर के की यूनिट दे रखी है तो आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को निकाल सकते हैं। इसी तरीके से आप सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर और हाफ ऑर्डर या कोई भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो दे रखी है आप उसकी यूनिट्स निकाल सकते हैं, और यूनिट दे रखी है उससे आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। अब यहाँ देखिए इस रिएक्शन में दे रखा है लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर पर सेकेंड। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो आप इसकी n की वैल्यू निकाल सकते हैं, और n की वैल्यू कैलकुलेट करके आपको मिल जाती है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। चलिए अब हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर प्रॉब्लम दिया हुआ है नाइट्रोजन प्लस 3H2 2NH3 हमारा जो है प्रोडक्ट फॉर्मेशन है। यहाँ पर प्रोडक्ट का रेट दे रखा है और हमको नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के टर्म्स में रेट को कैलकुलेट करना है। तो हम पहले यहाँ पर रेट की इक्वेशन लिखते हैं, जो हमने पहले फॉर्मूले लिखे हैं उसकी हेल्प लेके। तो हम लिख सकते हैं रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है उसका रेट ऑफ रिएक्शन किस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस dN2/dt, जो कि इक्वल टू होगा -1/3 DH2dt, इक्वल टू आपका, क्योंकि यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री 2 दे रखी है अमोनिया की, 1/2 DNH3 डिवाइडेड बाय dt। तो हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं नाइट्रोजन के लिए, -dN2dt डिवाइडेड बाय dt इक्वल टू, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है तो हम यहाँ पर प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन का इक्वेशन लिखेंगे और दोनों को कंपेयर करेंगे। नाइट्रोजन को कैलकुलेट करने के लिए हम कर सकते हैं 1/2 कॉन्सेंट्रेशन डी अमोनिया dt दे रखा है 2 × 10⁻⁴। तो आपका निकल के आता है नाइट्रोजन के रेट ऑफ रिएक्शन 1 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। यूनिट लिखना इंपॉर्टेंट है, तो आपको लिखना जरूरी है। दूसरा पूछ रहे हैं हाइड्रोजन के लिए, तो आप लिख सकते हैं माइनस, हमें पता है ऑलरेडी यहाँ हमारी इक्वेशन प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है, तो हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, और दोनों को कंपेयर करने के बाद जब आप कैलकुलेट करते हैं तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ निकल के आता है 3 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से आप इक्वेशन को कंपेयर करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं रेट। नेक्स्ट प्रॉब्लम आप देख सकते हैं, यहाँ दे रखा है जहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड की रिएक्शन कर रखी है हाइड्रोजन के साथ, तो 2NO + 2H2 प्रोडक्ट फॉर्मेशन है नाइट्रोजन प्लस 2H2O। तो उन्होंने क्या दे रखा है, ऑन इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO 3 टाइम्स। अगर नाइट्रिक ऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन 3 टाइम्स बढ़ती है तो रेट उनका 3 टाइम्स इक्वल बढ़ जाता है, और अगर नाइट्रिक ऑक्साइड NO की कॉन्सेंट्रेशन 3 टाइम्स बढ़ाने पर और हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन 4 टाइम्स बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन जो है 12 टाइम्स बढ़ जाता है। तो हम देख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ मोलर कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंडेंट है। और क्या पूछ रहे हैं वो, उन्होंने पूछा है कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू NO विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन एंड ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हमें पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ, फिर हाइड्रोजन के साथ, फिर ओवरऑल, जो कि हम इन दोनों का सम कर सकते हैं। उसके बाद पूछा है राइट द रेट लॉ एक्सप्रेशन। सो हम रेट लॉ जो कि रेट ऑफ रिएक्शन है वो कैलकुलेट करेंगे अपना फॉर्मूला यूज करके, और रेट ऑफ कांस्टेंट पूछा गया है उसको भी कैलकुलेट करेंगे। यहाँ आपको मोलर कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है NO की मोल पर डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर क्यूब भी हमारा डेसीमीटर क्यूब भी हमारा लीटर के लिए होता है। कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोजन की दे रखी है और रेट ऑफ रिएक्शन भी दे रखा है, तो आप इसको यहाँ रेक्टिफाई कर सकते हैं। ये जो हमारा यहाँ है ये पर डेसीमीटर क्यूब लिखा हुआ है, तो आप इसको ये स्लैश को हटा सकते हैं। अगर हम स्लैश लगाते हैं तो डेसीमीटर क्यूब है, तो ये आप यहाँ थोड़ा सा माइनस का सिंबल नहीं आएगा, ठीक है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो हम अब सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर पहले हम इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन लिखेंगे, जो हमारी इक्वेशन दे रखी है R = KNO, यहाँ पर होल A लिखते हैं, स्टोइकियोमेट्री जो हमको पता नहीं है, ये हमारी रिएक्शन जो है सिंगल स्टेप भी हो सकती है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है, तो हम यहाँ 2 लिखने की बजाय A लिखेंगे, हमें पता नहीं है, हमें कैलकुलेट करना है। हाइड्रोजन का हम B लिखेंगे, हमें नहीं पता इसका 2 है या इसका कुछ भी हो सकता है, तो अगर इसकी बजाय हम 2 लिखें, वो हमारा हो सकता है रेट ऑफ रिएक्शन गलत हो। हम हमेशा ही
ए एंड बी के फॉर्म में या एक्स एंड वाई के फॉर्म में स्टोइकियोमेट्री को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारी रेट इक्वेशन हो गई, रेट लॉ एक्सप्रेशन हो गया इस इक्वेशन के लिए, क्योंकि हमारे दो रिएक्टेंट दे रखे हैं, हमने दोनों रिएक्टेंट के लिए कॉन्सेंट्रेशन इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया है। अब पहली कंडीशन दे रखी है, अगर इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO 3 टाइम्स, अगर आप 3 टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं NO की, तो हमने यहाँ लिख दिया 3NO, तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ता है, 3 टाइम्स बढ़ जाता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं 3R, जो कि 3 टाइम्स बढ़ गया अगर हम 3 टाइम्स नाइट्रिक ऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाते हैं। यहाँ हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन को नहीं चेंज किया गया है। सेकेंड केस दिया गया है, अगर आप 3 टाइम्स NO की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं और 4 टाइम्स आप हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन 12 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। तो हम इस तरीके से थर्ड इक्वेशन को बना सकते हैं। बस एक बार आपने इक्वेशन लिख ली, अब आप इस इक्वेशन को आपस में सॉल्व करके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। तो पहले हम फर्स्ट 2 रिएक्शन को कंपेयर करेंगे और सेकेंड इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर 1 से, और हम देखते हैं कि आर आर हमारा कैंसिल हो जाता है। यहाँ हमारा बचता है 3, के कैंसिल हो गया, NO कैंसिल हो गया, 3 की पावर A, और ये भी टर्म आपका पूरा कैंसिल हो जाता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन BB। तो आपका क्या बचता है, 3 इज इक्वल टू 3A। यहाँ हम इमेजिन कर सकते हैं 3 की पावर 1, तो A की वैल्यू हमारी निकल के आती है 1। तो यहाँ नाइट्रिक ऑक्साइड का जो कॉन्सेंट्रेशन है इक्विवेलेंट है, मोलर इक्विवेलेंट है, A की वैल्यू निकल के आ रही है 1, जबकि इक्वेशन में दे रखा है 2। तो हमारी अगर हम 2 लिखते हैं यहाँ पर तो हमारी इक्वेशन रॉन्ग हो जाती है। A की वैल्यू 1, तो 1 इक्विवेलेंट ही नाइट्रिक ऑक्साइड का 1 मोल ही पार्टिसिपेट कर रहा है। तो हमारी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नाइट्रिक ऑक्साइड के लिए निकल के आती है 1। अब हम इक्वेशन 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारी ये इक्वेशन निकल के आती है, और इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको पता है A की वैल्यू हम ऑलरेडी 1 कैलकुलेट कर चुके हैं। तो आप इसको डिवाइड करके 4 इक्वल टू 4B, 4 की पावर हम 1 इमेजिन कर सकते हैं, तो B की भी वैल्यू हमारी 1 निकल के आती है। तो इस तरीके से हाइड्रोजन के साथ भी हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है। हाइड्रोजन का भी मोल ओनली 1 इक्विवेलेंट इसका पार्टिसिपेट कर रहा है। अब यहाँ पर ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको कैलकुलेट करना है, तो हम A प्लस B कर देते हैं, क्योंकि हमारे दो रिएक्टेंट दे रखे हैं, 1 + 1 होता है 2, तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल के आता है 2। सेकेंड क्वेश्चन था रेट लॉ और रेट ऑफ रिएक्शन हमको कैलकुलेट करना था। तो क्योंकि अब हम ऑलरेडी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल चुके हैं 1 1, तो हमारा करेक्ट रेट लॉ एक्सप्रेशन होगा R इक्वल टू K NOH2। दोनों की मोलर कॉन्सेंट्रेशन दोनों का एक मोल्स 1 1 है, A और B, इसीलिए ये रेट लॉ एक्सप्रेशन हुआ। इसी फॉर्मूले को यूज करके हम कैलकुलेट करेंगे रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाई NOH2। R आपको प्रॉब्लम में दिया गया है, NO और H2 की भी कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है। आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकल के आती है 2.4 डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर सेकेंड। ओके, तो इस तरीके से हम इस तरह की जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी, जहां पर हमको रेट ऑफ कांस्टेंट दे रखा है लीटर पर मोल पर सेकेंड, फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये वही है जहां मैं आपको बोल रही थी कि अगर आपको K की यूनिट दे रखी है तो आप उसको कैलकुलेट यूज करके आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को निकाल सकते हैं। कैसे, हमें पता है K की यूनिट का जनरल फॉर्मूला है मोल पर लीटर 1 - n पर सेकेंड, और यहाँ हमें दे रखा है लीटर पर मोल पर सेकेंड। तो आप अगर इन दोनों को कंपेयर करते हैं, पर सेकेंड कैंसिल होता है, मोल पर लीटर 1 - n, लीटर पर मोल है, अगर आप इसको रिवर्स करते हैं तो यहाँ पर इसकी -1 हो जाती है, तो हम लिख सकते हैं 1 - n इक्वल टू -1, क्योंकि मोल पर लीटर अगर आप करते हैं तो वो भी कैंसिल हो जाएगा, -1 बचेगा, तो 1 - n इक्वल टू -1, तो आपका निकल के आता है n इज इक्वल टू 2। तो ये जो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। इस तरीके से अगर आपको रेट कांस्टेंट की यूनिट्स दे रखी है, वैल्यू दे रखी है, आप उसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दे रखा है उसको यूज करके आप इस फॉर्मूले में लगा के आप K की यूनिट भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी तरीका है फाइंड आउट करने का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहां पर उन्होंने दे रखा है एक रिएक्शन है X2Y, जहाँ रेट इंक्रीज होता है 2.25, जबकि कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं X की 1.5। तो उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर आप इस इक्वेशन की लिखते हैं
तो R इज इक्वल टू K, क्योंकि हमारा एक ही रिएक्टेंट दे रखा है x की पावर a, हमें नहीं पता है यहाँ इसके कितने इक्विवेलेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हम हमेशा a या x, आप जो भी टर्म यूज करना चाहें वो लिख सकते हैं। तो ये हमारी रेट इक्वेशन होती है इसकी। बोल रहे हैं अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन 2.25 बढ़ता है, अगर आप कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते हैं 1.5, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 1.5x, ओके, x लिख सकते हैं और दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। अगर आप इक्वेशन को डिवाइड करते हैं तो आपका आर कैंसिल होता है, के एक्स भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा 2.25 इज इक्वल टू 1.5 होल ए। और अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, मैंने यहाँ मेथड दे रखा है किस तरीके से हमने प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, और उसके बाद हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो हमारी ए की वैल्यू निकल के आती है 2। तो उन्होंने क्वेश्चन में पूछा था आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, तो हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है 2। इसका मतलब x के 2 मोल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस रिएक्शन में। तो आप इस रेट लॉ इक्वेशन में, अगर आप रेट लॉ एक्सप्रेशन पूछा जाता है तो आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन हो जाता है R इज इक्वल टू के एक्स की पावर 2, ओके, कॉन्सेंट्रेशन 2, ये आपका हो जाता है। तो इस तरीके से आप इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम दी जाए आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जहां पर आपको रेट ऑफ रिएक्शन बताया हुआ है, जीरो ऑर्डर है, अब उसका आपको रेट इक्वेशन पूछा गया है। तो जीरो ऑर्डर का मतलब हो जाता है कि कॉन्सेंट्रेशन x और y की जीरो है पार्टिसिपेशन में, तो आप इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख सकते हैं R इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x जीरो, y कॉन्सेंट्रेशन जीरो। तो इस तरीके से आप कोई भी कॉन्सेंट्रेशन अगर फर्स्ट ऑर्डर देते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर के केस में भी वो आपको बताएंगे कि x की फर्स्ट ऑर्डर है या y की कॉन्सेंट्रेशन पार्टिसिपेट कर रही है, उस केस में आपको डेटा दिया जाएगा। सेकेंड ऑर्डर है तो उस केस में आपको 1 है क्या है वो डेटा आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 2NO2 प्लस F2 2NO2F, ये आपका रिएक्शन दिया हुआ है फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO2। उन्होंने बताया ये रिएक्शन आपकी फर्स्ट ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू NO2, जैसे कि यहाँ बताया विद रिस्पेक्ट टू NO2, इसका मतलब आपका जो A है इसका इक्विवेलेंट वो 1 है, एंड F2 का भी फर्स्ट ऑर्डर है तो F2 भी 1 हो गया, तो 1 + 1 2, तो आप इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया था, जो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। तो उन्होंने पूछा है पहले आपका रेट लॉ इक्वेशन क्या होगा, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, और उसका मैकेनिज्म पूछा गया है। तो पहले आप रेट एक्सप्रेशन लिख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन के में ही दिया गया है, इट इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO2 और फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू F2, तो आप लिख सकते हैं R इज इक्वल टू के NO2 एंड F2, दोनों का 1 इक्विवेलेंट पार्टिसिपेट कर रहा है, तो हम ओवरऑल ऑर्डर भी रिएक्शन का काउंट कर सकते हैं, 1 + 1 2 हो जाएगा। मैकेनिज्म आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा, अगर आपको ऑर्गेनिक रिएक्शन की नॉलेज है तो आप इसका मैकेनिज्म भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये 2 स्टेप मैकेनिज्म है, तो ये सिंपल हाइपोथेटिकल इक्वेशन नहीं है, सिंपल इक्वेशन नहीं है, सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है, इसीलिए हम इसका डायरेक्टली इक्विवेलेंट को स्टोइकियोमेट्री को रख के यहाँ पर सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है सिंपल मैकेनिज्म इसका, NO2 प्लस F2, 1 मॉलिक्यूल ऑफ NO2 रिएक्ट करेगा फ्लोरीन के संग, 1 मोल ऑफ NO2F बनाएगा, फ्लोरीन एज एटॉमिक रिलीज करेगा। ये एक स्लो स्टेप मैकेनिज्म है और रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा स्लो स्टेप मैकेनिज्म, स्लो स्टेप से कैलकुलेट की जाती है, क्योंकि यहाँ पर NO2 और F2 दोनों 1 इक्विवेलेंट है, तो आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन इस तरीके से होगा। अगर आपको क्वेश्चन में कहीं इस तरीके से रिएक्शन दी गई हैं और वहां पर आपको स्लो लिखा हुआ है, तो आप डायरेक्टली आप इसकी स्टोइकियोमेट्री को रख सकते हैं। सेकेंड स्टेप दे रखा है जहाँ पर अगेन NO2 का 1 इक्विवेलेंट और जो आपका फ्लोरीन एटॉमिक है वो रिएक्ट करके 1 मोल ऑफ NO2F को बनाता है, ये स्टेप फास्टर है, तो आपका ये रेट ऑफ रिएक्शन में कैलकुलेशन में नहीं यूज करते हैं, हमेशा ही स्लो स्टेप मैकेनिज्म, स्लो स्टेप को ही आप रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेशन में यूज करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देखते हैं 2A, ये एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन दे रखी है, रिएक्टेंट 2A इक्वल टू 4B + C। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B यहाँ पर अगर इंक्रीज करते हैं उससे इन 10 सेकेंड, तो आपको उससे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B का फाइंड करना है और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A का फाइंड आउट करना है। तो हमेशा की तरह हम सबसे पहले रेट इक्वेशन को लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर
टाइम के साथ दे रखा है, तो आप इस तरीके से इसकी रेट इक्वेशन लिख सकते हैं। जो मैंने बताया है, रेट ऑफ रिएक्टेंट को हमेशा माइनस, क्योंकि उसकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, और रेट ऑफ प्रोडक्ट को हमेशा पॉजिटिव में लिखेंगे। तो स्टोइकोमीटर को यूज करके हमने रेट ऑफ रिएक्शन लिख लिया है। अब उन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी मीन्स आपसे ये पूछा जा रहा है। तो 1/4 बी के कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है यहाँ पर 5 × 10⁻³ मोल पर लीटर। टाइम दे रखा है यहाँ पर आपको 10 सेकेंड, तो आपने 10 लिखा। इसको सॉल्व करते हैं तो आपका रेट निकल आता है बी का 1.25 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। तो आपसे ये पूछा गया है, आप ऑलरेडी ये कैलकुलेट कर रखे हैं, बी का कॉन्सेंट्रेशन रेट कैलकुलेट कर रखे हैं, तो आप दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं और रेट ए का निकाल के लेके आते हैं, तो निकल के आता है 2.5 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस तरीके से हमने रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, जो कि रिएक्टेंट है, फाइंड आउट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी हाइपोथेटिकल इक्वेशन दे रखा है, जहां पर रेट इक्वेशन आपको दी हुई है, के की वैल्यू दे रखी है। उन्होंने पूछा है इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन हमें कैलकुलेट करना है, जहां हमें मोलर कॉन्सेंट्रेशन ए बी सी की दे रखी है, और उन्होंने रेट पूछा गया है अगर आपका 0.04 मोल पर लीटर ए अगर रिएक्ट कर चुका है, तो हम दोनों ही कंडीशन में हमको रेट को फाइंड आउट करना है। तो पहले हम रेट इक्वेशन को लिखेंगे, इस जो कि हमें ऑलरेडी दे रखा है। अगर आप देखते हैं यहाँ पर ए 1 है और बी का मोल्स 2 है, तो 1 + 2 ये हमारा थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, हालांकि इन्होंने यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं पूछा है। तो अब हम, अगर उन्होंने फर्स्ट स्टेप में पूछा है इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, तो हम यहाँ के की वैल्यू जो हमें दे रखी है रखेंगे, और ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन भी दे रखी है, तो हम उसको यूज करके यहाँ पर रेट फाइंड आउट कर सकते हैं 8 × 10⁻⁹ मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब उन्होंने बोला है, कंडीशन दे रखी है कि हमें रेट फाइंड आउट करना है जबकि 0.04 मोल पर लीटर ए का रिएक्ट कर चुका है। तो हमारी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन थी हमारी 0.1, और ए की कॉन्सेंट्रेशन जो रिएक्ट ऑलरेडी यूज हो चुकी है 0.04, तो कितना अमाउंट हमारा बचता है ए का 0.06। तो अब हमें डिटरमाइन करना है रेट जबकि हमारा ए 0.04 यूज हो चुका है, रिएक्ट हो चुका है। तो हमारा हमने फर्स्ट कैलकुलेट किया है ए की कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास कितनी है इस कंडीशन में। अब हमें फाइंड आउट करना है बी की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती है, क्योंकि ए हमारा 0.04 रिएक्ट कर चुका है, किससे रिएक्ट किया है, बी से रिएक्ट किया है, तो बी की भी कॉन्सेंट्रेशन कम हुई होगी। तो हम वो फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बी के 2 इक्विवेलेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन में, तो जो हमारा ए की कॉन्सेंट्रेशन निकल के आई है उससे हम डिवाइड कर देते हैं इसके मोल्स को, तो हमारा निकल के आता है बी की कॉन्सेंट्रेशन जो रिएक्ट करी है 0.02। क्योंकि ये 0.02 रिएक्ट कर चुकी है, तो कितना अमाउंट हमारा बचता है उसको हम माइनस कर देंगे, जो हमारी कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है 0.2 - 0.02। तो हमारा कितना बी का कॉन्सेंट्रेशन बचता है 0.18 मोल पर लीटर लेफ्ट। हमारा 0.18 मोल पर लीटर हमारा कॉन्सेंट्रेशन बचता है बी का। तो हमने ए और बी दोनों का ही कॉन्सेंट्रेशन निकाल लिया, के का वैल्यू दे रखा है, तो इस कंडीशन में हम रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करते हैं और हम निकाल के लाते हैं रेट वैल्यू मोल पर लीटर पर सेकेंड में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।